आई थी, और वो ये थी कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट है वो अगर आपके पास जो है वो नेगेटिव आए, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो एंगल निकलेगा वो ऑब्ट्यूस निकलेगा, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान क्या आ रहा है, आपके पास डॉट प्रोडक्ट -5 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान जो एंगल निकलेगा वो 90 से ग्रेटर आएगा और 180 से कम आएगा। एनीवे, उसके बाद फिर हमें इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। तो मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, ए की मैग्नीट्यूड मालूम करने की है। तो लेक्चर 1 के अंदर मैंने आप लोगों को अभी फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। तो ए का एक्स कॉम्पोनेंट हो गया बेटा 2, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो मॉड ए जो है वो आपके पास आ गया 4 4 8 8 प्लस 1 9 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया। सिमिलरली अब बी की आप मैग्नीट्यूड मालूम करें, तो बी वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट लिख लेते हैं। तो बी के कंपोनेंट है बेटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर यानी 36, ये 40 हो गए, और 3 का स्क्वायर 9 यानी 49 हो गए। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसको प्लग इन कर दें। पुट इन इक्वेशन 1, मैं वर्डिंग लिखना एग्जाम में जरूरी नहीं होता लेकिन मैं लिखता जरूर हूँ यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपके पास cos थीटा, और फॉर्मूले में a डॉट बी है तो उसकी वैल्यू मेरे पास है -5, और मॉड a की मैग्नीट्यूड और मॉड b की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 7 हो जाएगा 21। अब बेटा आप थीटा निकाल लें, cos इनवर्स -5/21। अच्छा, थीटा जो भी निकालिएगा चाहे डिग्री में निकालें या रेडियन में निकालें, रेडियन में निकालें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में निकालिएगा, और डिग्री में निकालें तो 1 डेसिमल प्लेस के ऊपर निकालिएगा, राउंड ऑफ कर लीजिएगा 1 डेसिमल प्लेस पर। तो मेरे पास जो आंसर डिग्री में आ रहा है वो आ रहा है 103.8। कंफर्म कीजिएगा बेटा कि आपका आंसर जो है 103.8 आ रहा है या नहीं आ रहा 1 डेसिमल प्लेस के ऊपर राउंड ऑफ करने के बाद। तो प्लीज बताइएगा मुझे। इसको हम बॉक्स में बंद भी कर देते हैं ताकि वो अलग से दिखाई दे हमें। जी बेटा, पहले तो ये बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सबको समझ में आ गया या नहीं आया? ठीक है, जरा प्लीज बताइएगा जो फॉर्मूला मैंने समझाया था। ठीक है, ओके, क्लियर है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। अब जितने क्वेश्चंस हम करते जाएंगे उतने ही हमारे पास हम थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है। Now this is question number 2. The points A, B, C, D have position vector this, this, this and this. तो याद है मैंने आपको बताया था कि पोजीशन वेक्टर को आप जो है वो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं और इन चारों के पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो मैंने आपको कहा था कि कोशिश ये किया करें कि वेक्टर को आप ना कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखें, इससे इजी हो जाता है। अच्छा, ओ ए में लिखें तो आई जो है यानी इसका एक्स कॉम्पोनेंट 3 है, और इसमें जे नहीं लिखा हुआ तो इसका जे कॉम्पोनेंट या वाई कॉम्पोनेंट 0 होगा, और के साथ 2 लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे 302। बी केयरफुल अबाउट 0। इसी तरह से अगर आपके पास ओ बी वैक्टर लिखा हुआ है तो ओ बी वैक्टर के अंदर है 2 एक्स कॉम्पोनेंट, -2 वाई कॉम्पोनेंट, और 5 जो है वो जी कॉम्पोनेंट है। Similarly, OC is given to you. X component is not given, that is 0, 2 and 7. And OD. OD is equal to -2, 10 and 7. Be careful about copy. Number 1. Use a scalar product to show BA and BC are perpendicular. अब आपको ये शो करना है कि BA and BC perpendicular है। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब यह है कि अगर हम बी ए वेक्टर और
बी, कौन सा वेक्टर था हमारे पास, बी ए और बी सी। अगर हम बी ए और बी सी की डॉट प्रोडक्ट निकालें और अगर वो जीरो आती है तो इट मीन्स ये प्रूफ हो जाएगा कि वो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। वो वही पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे। अब बी ए वेक्टर तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन क्या हम बी ए वेक्टर को मालूम कर सकते हैं? बिल्कुल मालूम कर सकते हैं। बी ए वेक्टर को आप पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में पहले ब्रेक कर लें। तो लास्ट लेटर कम फर्स्ट माइनस फर्स्ट लेटर कम लास्ट। तो ओ ए में से ओ बी को सब्ट्रैक्ट कर दें, डायरेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। ओ ए माइनस ओ बी, तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। 0 माइनस माइनस 2 इट बिकम्स प्लस 2। 2 माइनस 5 बिकम्स माइनस 3। दिस इज ओ ए। नाउ वी फाइंड बी सी। बी सी वुड बी ओ सी माइनस ओ बी। तो सी में से बी वेक्टर को माइनस करना है। 0 माइनस 2 इट बिकम्स माइनस 2। 2 माइनस माइनस 2 becomes 4. 7 minus 5, that is 2. Now we plug in these values into this equation and check कि वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। 1 2 and minus 3, and this is minus 2 4 and 2. This is equal to 0 or not? 1 minus 2 minus 2, 2 into 4 8, minus 3 into 2 is minus 6. तो आप देखें कि 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। इट मीन्स कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आप लिख दें यहाँ पर शोन कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। फिर भी अगर कोई है तो आप बताइए, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ। अभी मैं सारे करवा रहा हूँ बेटा जो डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी पार्ट 2 भी तो रह गया, सॉरी पार्ट 2 भी रह गया ना, पहले तो पार्ट 2 कर लेते हैं, उसके बाद फिर पार्ट 2 में ये कह रहे हैं आपसे कि शो दैट बीसी एंड एडी आर पैरेलल। आपको ये शो करना है कि बीसी और एडी पैरेलल हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो एक दूसरे का के टाइम्स है या नहीं। और इसके बाद कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ बीसी टू द लेंथ ऑफ एडी। तो दोनों सूरतों में आपको बीसी और एडी वेक्टर चाहिए। तो मैं पहले बीसी और एडी वेक्टर को फाइंड आउट कर लेता हूं पार्ट 2 के लिए। तो बीसी वेक्टर तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, बीसी एंड एडी। तो पहले हम एडी मालूम कर लेते हैं। बीसी तो ऑलरेडी हमारे पास है, मैं इसे दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। तो बीसी वेक्टर हमारे पास है -2 4 एंड 2। पार्ट 1 से मैंने कॉपी डाउन कर दिया। उसके बाद एडी वेक्टर। तो एडी वेक्टर आपके पास होगा, पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करेंगे, लास्ट लेटर कम फर्स्ट, फर्स्ट लेटर कम लास्ट। तो ओडी माइनस ओ ए का मतलब है कि ओडी में से ए को माइनस कर दें। तो -2 -3 becomes -5, 10 minus 0 becomes 10, and 7 minus 2 becomes 5. तो अब आपको ये प्रूफ करना था कि शो करना था कि BC एंड AD आर पैरेलल। आप देखें एक चीज यहां पर कि अगर मैं जरा गौर कीजिएगा यहां पर कि यहां पर अगर मैं इसमें से 2 को कॉमन निकाल लूं यहां पर, तो वी कैन राइट लाइक दिस -1 2 एंड 1। और इस तरह से यहां से भी अगर मैं 5 को कॉमन निकाल लूं इस वाले में से, चेक कीजिएगा बेटा गौर से, ये आ जाएगा -1 2 एंड 1। अब आपको एक चीज मैंने बताई थी, पता नहीं आपको याद है या नहीं, जरा देखिएगा यहां पर, मैं इसे रेड से शो कर देता हूं नोटिस बोर्ड के ऊपर, कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर हो तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि उसकी पहले मैग्नीट्यूड लिखी जाती है, ये यूनिट वेक्टर में बताया था, और उसके बाद उसके साथ यूनिट वेक्टर लिखा जाता है जो कि उसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो आप यहां पर देखें कि जो बीसी वेक्टर है, जो बीसी वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड है 2 और उसका डायरेक्शन है वेक्टर है -1 2 एंड 1। और जो एडी वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड है 5 और उसका डायरेक्शन वेक्टर भी वही है। तो मैंने आपको बताया था कि पैरेलल वेक्टर होने के लिए क्या जरूरी है
कि उनकी डायरेक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऑपोजिट भी हो सकती है, प्लस माइनस भी हो सकती है, लेकिन एक दूसरी बात है उनका डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए। डिस्टेंस का तो अभी हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन ये डायरेक्शन आपको बता रही है कि यूनिट वेक्टर दोनों के बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो हम यहां पर इसकी वर्डिंग इस तरह से लिखेंगे, सिंस BC and AD have same direction vector, so are parallel। एक बात ये हो गई। अब उसके बाद उसने ये कहा था कि आप रेशियो मालूम कीजिएगा लेंथ ऑफ BC टू द लेंथ ऑफ AD, यानी BC की लेंथ निकालनी है। तो वेक्टर की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड कहलाती है। तो BC की मैग्नीट्यूड और AD की मैग्नीट्यूड को की रेशियो निकालनी है। तो BC वेक्टर की मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है आपके पास उनकी मॉडुलस वैल्यू। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास, वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ अभी, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा ताकि आपका कॉन्सेप्ट ना बिगड़े। तो BC वेक्टर, तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो ये आ जाएगा √24, ठीक है। और AD जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये आ जाएगा आपके पास √150। तो हमें लेंथ किसकी निकालनी है, किस किस रेशियो की निकालनी है, BC की टू दी AD, BC अपॉन AD निकालना है। तो BC की लेंथ अपॉन AD की लेंथ, तो ये आ जाएगा √24। बेटा 24 को 150 से डिवाइड करें और रेशियो बताएं क्या आ रही है। शाबाश। 24 और 150, रूट से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, और वैसे रेशियो जो आ रही है वो आ रही है मेरे पास 2/5। तो ये रेशियो लिख देंगे हम 2:5। ठीक है, ये तो आंसर हो गया। अच्छा, ये आंसर डायरेक्ट भी निकाला जा सकता था। आप देखें BC का ये यूनिट वेक्टर ये था और इसकी मैग्नीट्यूड क्या थी 2, और AD की जो मैग्नीट्यूड थी वो भी क्या थी 5। तो अगर आप इस 2:5 करते तब भी वही आंसर आता 2:5। लेकिन मैंने यहाँ पर वर्किंग शो करने के लिए इस तरह से लेंथ दिखाकर इसको शो किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आपकी कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं 2/5 होगा, हमदान भी कह रहे हैं 2/5 होगा। हाँ भाई, इसमें कोई क्वेरी है किसी की या नहीं, बताइए बेटा, फिर हम अगला क्वेश्चन पिक करते हैं। इसमें कोई मसला तो नहीं है किसी को? आज जरा हैवी क्लास होगी भाई, 4 बजे तक। आज नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि मुझे पूरा करवाना है। ठीक है, बातों का मैं छोड़ भी देता हूँ, लेकिन अभी जो है ना वो टॉपिक चल रहा है बिल्कुल रिदम में, तो रिदम ब्रेक नहीं करना चाह रहा मैं। अच्छा, और देख लेते हैं क्या क्वेरी आ रही है। सर, जो आपने रेड से सर्किल किया है वो यूनिट वेक्टर है? यस जी बिल्कुल। जुनैद को क्लियर है? हाँ, आप लोग नहीं बचेंगे अब, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। जून 2004 का क्वेश्चन है। रिलेटिव टू एन ओरिजिन द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स A B C D आर गिवन। OA OB OC OD ये सब आपको जो है वो गिवन है, ठीक है, ये तो मसला नहीं है। अब कह रहे हैं फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ AB। AB की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, दोबारा से कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यूनिट वेक्टर निकालना है आपको पार्ट 1 में AB का। तो मैंने आपको क्या बताया था, यूनिट वेक्टर का बेसिक फॉर्मूला क्या है, कि जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है उस वेक्टर को उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड से आप जो है वो क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो लेकिन मसला ये कि पहले तो वेक्टर मालूम हो ना, तो ए बी वेक्टर थोड़ी हमें मालूम है, हमें तो ओ ए और ओ बी मालूम है। तो ये तो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो ए बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी में से ओ ए को माइनस कर लें।
तो OB वेक्टर है 3 -1, ये हो जाएगा बेटा 2, बी केयरफुल अबाउट द साइन, -1 -3 इट बिकम्स -4, 3 -1 यानी +4, तो AB हो जाएगा 2 -4 एंड 4, राइट। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें, क्योंकि मैग्नीट्यूड की जरूरत भी पड़ेगी आपको। तो मैग्नीट्यूड क्या होती है, x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया बेटा 4, फिर -4 का स्क्वायर हो गया 16, फिर 4 का स्क्वायर हो गया आपके पास 16, तो ये आ जाएगा आपके पास 32, 34, 36, और 36 का स्क्वायर रूट होता है आपके पास 6। तो यूनिट वेक्टर किस तरह से आ गया आपके पास, यूनिट वेक्टर आ गया आपके पास AB वेक्टर, इसको मैं इस फॉर्म में भी तो लिख सकता था ना, 2i -4j प्लस 4k, ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म कहलाती है। तो ये आ गया 2i, i और j और k पर कैप भी डाल दें, j कैप प्लस 4k कैप अपॉन, ये आ जाएगा आपके पास 6। अब 6 को सबके नीचे सेपरेट कर लें, तो 2/6i, हमेशा सेपरेट करना जरूरी है बेटा एग्जाम में, हाँ, 4/6j प्लस 4/6k, ताकि कंपोनेंट अलग अलग आपको दिखाई दें। यूनिट वेक्टर हो जाएगा 1/3i -2 2 जा 4, 2 3 जा 6j प्लस 2 2 जा 4, 2 3 जा 6k। आई होप कि इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपने यूनिट वेक्टर इजीली फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा है, क्या डिमांड की है आपसे। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ P, फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच एंगल AOC इज इक्वल टू 90। अब एंगल AOC 90 है। अच्छा, 90 की जो कंडीशन है ना, वो हमें इस बात को रिकॉल करने पर मजबूर करती है कि यार अगर दो वेक्टर के दरमियान एंगल 90 होता है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है, ठीक है। अब जब मेरी बात गौर से सुनना, यहां पर कौन सा एंगल आपको 90 दिया हुआ है, एंगल AOC, ठीक है। तो मैंने भी आपको एक जुगाड़ सिखाई थी, अगर आपको याद हो, कि एंगल AOC अगर 90 है तो कौन से दो वेक्टर के दरमियान ये एंगल है उसका पता कैसे लगाएंगे। तो मैंने तुम्हें अभी बताया था कि क्या करना, सेंटर वाले लेटर को पीछे वाले लेटर से ज्वाइन करना, तो एक वेक्टर आ जाएगा तुम्हारे पास OA, और फिर सेंटर वाले लेटर को अगले लेटर से ज्वाइन करना, तो ये आ जाएगा OC। इसका मतलब ये हुआ कि अगर AOC 90 है तो OA वेक्टर और OC वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल रख सकते हैं। और फिर हम जो है क्वेश्चन में से OA और OC को कॉपी डाउन करके डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो OA हमारा कितना था, OA था बेटा हमारे पास 1 - 3 - 1, ये मैं लिख देता हूं पहले, फिर इसके बाद बताता हूं, 1 - 3 - 1, और OC देख लेते हैं कि OC क्या गिवन था। अच्छा, 1 3 और -1 था, मैंने गलती से यहाँ पर 1 - 3 कर दिया है, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। दिस इज नॉट माइनस, दिस इज ओनली प्लस। अच्छा, OC जो है वो हमारे पास है 4 2p, 4 2p। आप देखें पॉइंट सारे वही इस्तेमाल हो रहे हैं जो मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताए थे, उससे आगे पीछे कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, अब आप जो है वो किस तरह से डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं, तो वेक्टर की जब वो कॉलम वेक्टर की फॉर्म में गिवन हो, तो आप एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जेड कंपोनेंट को जेड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, उनको आपस में ऐड करते हैं। तो 1 × 4 4 हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, और -1 × p -p हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू आपके पास 10 आ गई। आई होप के इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, सिंपल सा है, लेकिन ये लॉजिक आपको पता होनी चाहिए कि व्हेन एवर टू वेक्टर्स हैव एंगल 90 डिग्री अमंग देम, between them, then the dot product would be equal to 0। तो आपको ये बताया गया था कि AOC जो है वो 90 डिग्री है, तो हमने उससे दो वेक्टर निकाल लिए जुगाड़ मेथड से कि कौन से दो वेक्टर इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकती है। तो हमने सेंटर वाले लेटर को A से ज्वाइन किया, सेंटर वाले लेटर को C से ज्वाइन किया, और इससे हमारे पास दो जो है वो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई, राइट। अब हम आगे चलते हैं, पार्ट 3 देखते हैं। Find the values of Q. Find the values of Q for which the length of AD is 7 units. कि AD की लेंथ, AD की मैग्नीट्यूड जो है वो बेटा 7 यूनिट्स है। इस कंडीशन के ऊपर
क्यू हमें मालूम करना है। तो मसला ये है कि हमें एडी पहले वेक्टर मालूम होना चाहिए, फिर तो हम उसकी मैग्नीट्यूड को इक्वेट करेंगे ना। तो एडी वेक्टर कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि एडी जो है वो इक्वल होता है ओडी माइनस ओ ए। तो आई थिंक ओडी तो हम देखते हैं वहां से ऊपर से कॉपी करके, और ओ ए हमने अभी शायद देखा था, मुझे याद पड़ रहा है 1 3 - 1 था, फिर भी कॉपी करते वक्त देख लेंगे। यस बिल्कुल, ओ ए जो है 1 3 - 1 है, और ओडी है -1 0 क्यू। ओडी है -1 0 क्यू, ये इसके अंदर प्लग इन कर देते हैं, -1 0 क्यू। तो एडी वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, ये वेक्टर है बेटा, ये आ जाएगा -1 - 1 -2 हो जाएगा, 0 - 3 ये -3 हो जाएगा, क्यू -1 ये हो जाएगा +1। अब इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो एडी की अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो इसके लिए वही अंडरवुड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा बेटा, कि अंडरवुड वाला फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और q+1 का होल स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, q+1 का होल स्क्वायर। एग्जामिनर ने क्या कहा था आपसे कि एडी की मैग्नीट्यूड जो है वो 7 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडी को हम रिप्लेस कर सकते हैं 7 से। 9 + 4 हो गया 13, और ये आ गया q+1 होल स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ q टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो दिस वुड बी 49, और स्क्वायर रूट यहां से राइट साइड से रिमूव हो जाएगा, तो q+1 का होल स्क्वायर। तो q+1 होल स्क्वायर 49 में से 13 माइनस कर दें, तो 9 - 3 6 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें ताकि स्क्वायर रिमूव हो जाए, तो राइट साइड पर आएगा +-6। अब इसको आइदर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा q+1 = 6 एंड q+1 = -6। तो q की वैल्यू आपके पास एक 5 आ गई, और एक q की वैल्यू जो है वो -7 आ गई। अच्छा, इसमें होता ये है कि बाज बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि सर आपने ऐसे क्यों किया। मैं बताता हूँ इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है जो आपके शायद जहन में आ रहा हो। तो वो ये है कि इस स्टेप में, इस वाले स्टेप के बाद हम ये भी तो कर सकते थे ना, ऐसे a+b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करते, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती बेटा q की फॉर्म में, उससे भी यही दोनों आंसर आते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जी बेटा। अच्छा, अब मैं देख लूं क्वेरीज क्या है। हमदान सही है, नहीं कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्लियर है, ओके। ओके बेटा, नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 5, वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा बेटा, यहाँ पर रीड कीजिए क्वेश्चन को। द पॉइंट्स A एंड B हैव पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस। तो सबसे पहला काम तो आप इसको ना, जब भी पोजीशन वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में हो तो आप इसे कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखा करो, इससे गलती के चांस मुझे तो लगता है कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत क्लियरली जो है वो कंपोनेंट्स नजर आ रहे होते हैं। आईजेके में भी मसला नहीं होता, लेकिन बेहतर मेरे ख्याल में मुझे ये लगती है, आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस तरह से चाहें उसे देखें। तो ओ ए ओ बी हमें गिवन है। पार्ट 1 कह रहे हैं आपसे, पार्ट 1 में कि यूज अ स्केलर प्रोडक्ट टू कैलकुलेट एंगल ए ओ बी। फिर वही बात आ गई कि हमें एंगल निकालना है ए ओ बी के दरमियान। गिविंग योर आंसर इन रेडियंस, आपको आंसर रेडियन में देना है बेटा, कैलकुलेटर को फोन रेडियन मोड में करें। करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। पहले कैलकुलेटर को रेडियन में कर लें, फिर मैं आगे चलता हूं। अच्छा, अब देखें, आपको जब एंगल मालूम करना है तो मैंने आपको एक जुगाड़ सिखाई थी, आपको याद होगा जब मैं पढ़ा रहा था आपको कंपोनेंट, तो मैंने एक जुगाड़ बताई थी। वो जुगाड़ क्या थी, एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देता हूं अगर भूल गए तो यहां पर है कॉस। आप जो भी एंगल आपको मालूम करना है ना, जैसे ए ओ बी एंगल मालूम करना है, तो ए ओ बी के साथ आप कॉस लिख दें, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्मूले में कॉस तो आता ही है लेफ्ट साइड के ऊपर।
अब उसके बाद मसला ये होता है कि सर हम कौन से दो वेक्टर्स के दरमियान ऊपर डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे। तो मैंने आपको ये बताया था कि सेंटर वाले लेटर को पिछले वाले लेटर से ज्वाइन करें। तो कौन सा आपके पास वेक्टर बनेगा, ओ ए, और सेंटर वाले लेटर को राइट वाले लेटर से ज्वाइन करें तो बनेगा वेक्टर ओ बी। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट आपको लिखनी है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ओ ए डॉट ओ बी डिवाइडेड बाय ओ ए की मैग्नीट्यूड और ओ बी की मैग्नीट्यूड। ये आपके पास क्वेश्चन सॉरी ये फॉर्मूला बन गया। अब आपको एंगल निकालना है बेटा, तो एंगल निकालने के लिए ये सारी चीजें मालूम करें। पहले मालूम कर लेते हैं हम उनकी डॉट प्रोडक्ट। ये भी आपको एक्सप्लेन किया था, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये कि अच्छा है जरा रिवाइज हो जाएगा। ओ ए डॉट ओ बी, और ओ ए आपको गिवन है 172, बेटा बी केयरफुल अबाउट कैलकुलेशन, -5, 5 एंड 6 ये आपके पास है। अब इनको हम डॉट प्रोडक्ट निकालने हैं तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको कि पहला लेटर पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 1 -5 से मल्टीप्लाई होगा, -5, 7 5 से मल्टीप्लाई होगा 35, और 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा। तो जल्दी से बेटा कोई बच्चा मुझे बता दे कि ओ ए डॉट ओ बी की वैल्यू कितनी आ रही है। हरी अप गाइस, जरा से कैलकुलेटर से बताइए। 42। तो ओ ए डॉट ओ बी आपका आ गया 42। ओके बेटा, अब आप इसकी ओ ए और ओ बी की मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं काम करता हूं, यहाँ पर यहीं पर ही कर देता हूं लाइन ड्रॉ करके, ताकि ओ ए की मैग्नीट्यूड मॉडुलस साइन लगाया, अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट यानी 1 का स्क्वायर 1, फिर 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। प्लीज बल्कि इसको तो हम कर ही सकते हैं, अंडर रूट 54। अभी मैं इसे डेसिमल में नहीं लिख रहा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो इस डेसिमल की वजह से। एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर तो -5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो ये मेरे ख्याल में आ रहा है 86। ठीक है जी। अब इसको उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में डालें। शाबाश, आप लोग कीजिएगा प्लीज, और फिर एंगल निकालिएगा ए ओ बी। अच्छा, ओ ए डॉट ओ बी की डॉट प्रोडक्ट आ रही है पॉजिटिव, इसका मतलब एंगल जो है वो 0 और 90 के दरमियान में आएगा, यानी 0 और π/2 के दरमियान में आएगा रेडियन के लिहाज से अगर हम बात करें। ओ ए की मैग्नीट्यूड है 54, बेटा कीजिएगा प्लीज इसे, और 86 इसकी मैग्नीट्यूड है। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास ए ओ बी, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 42 अपॉन अंडर रूट 54 अंडर रूट 86। कैलकुलेटर को रेडियन में रखिएगा क्योंकि एग्जामिनर ने अब आपको बाउंड किया है कि आपका एंगल। तो मैं फिलहाल आंसर देकर लिख दे रहा हूं, दैट इज 0.907। आप प्लीज इसे कैलकुलेट करके कंफर्म कर लीजिए 0.907 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर मैंने कैलकुलेशन सही की होगी तो बिल्कुल आ रहा होगा, कैलकुलेशन गलत की होगी तो नहीं आ रहा होगा। तो ये हमारे पास इसका जो है वो पार्ट नंबर 1 हो गया। अच्छा, पार्ट 2 कर लेते हैं पहले। ठीक है, पार्ट 2 क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, और पार्ट 2 में कह रहे हैं कि द पॉइंट सी, बेटा गौर से सुनिएगा क्वेश्चन को, इसी वजह से मैंने ये पार्ट करवाया है, वरना अदरवाइज ये पार्ट 1 तो वैसे ही था जिस तरह से पहले हम कर चुके हैं। द पॉइंट सी इज सच दैट ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ओ सी। अब आपको ओ सी का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया करें ताकि आपको परेशानी ना हो कि हमें क्या चीज चाहिए और क्या चीज नहीं चाहिए। तो हमें निकालना है ओसी का यूनिट वेक्टर। तो ओसी के ऊपर हमने लगा दी कैप, और फॉर्मूला क्या बन गया, ओसी वेक्टर डिवाइडेड बाय ओसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। मैंने बताया था ना कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो वेक्टर डिवाइड बाय उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो जो ओसी वेक्टर है, ओसी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो ओसी वेक्टर डिवाइड बाय ओसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी ओसी वेक्टर हमें गिवन नहीं है। ओसी वेक्टर नहीं गिवन था, हमें ओ ए और ओ बी गिवन था। तो हम ओसी कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए एग्जामिनर ने ये इक्वेशन दी हुई है कि ए बी इज इक्वल टू है ट्वाइस ऑफ बी सी। ए बी किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ बी सी। तो मैं यूं लिख रहा हूं, ए बी इज इक्वल टू
ट्वाइस ऑफ BC। अब मुझे OC मालूम करना है, इसका मतलब C का पोजीशन वेक्टर मालूम करना है, तो मैं इन तमाम को पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करता हूं। तो OB कैसे ब्रेक हो, AB कैसे ब्रेक होगा बेटा, OB माइनस OA में, ठीक है। बल्कि चलें बाद में कर लेते हैं 2, और ये BC किससे होगा ब्रेक, BC होगा OC माइनस OB में। तो मेरे ख्याल में AB तो हमने ऊपर मालूम किया था, मैं वहीं से कॉपी डाउन कर देता हूँ, टाइम हमारा सेव हो जाएगा। AB हमने नहीं मालूम किया था, ठीक है। -5, 5 एंड 6, -5, 5 एंड 6, और OA जो है वो हमारे पास था 172, 172, ठीक है। ये सब यहाँ पर भी रखें, राइट साइड पर भी रखें, और OC बेटा हमें निकालना है, और OB ध्यान में रखिएगा कि ये -5, 5 और 6। अभी जिस तरह से मैट्रिसेस सॉल्व करते थे ना ओ लेवल मैथ्स में, उस तरह से करके हम OC को निकाल लेते हैं। अच्छा, पहले तो इन दोनों को ब्रैकेट को माइनस कर दें, तो ये आएगा -5 -1 -6, -5 -7 -2, 6 -2 4 हो जाएगा, ओके। और ये आ जाएगा, अच्छा ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आकर मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, ताकि थोड़ी सी आसानी हो। तो OC -5, 5 एंड 6, तो पहले ये तमाम टर्म 2 से डिवाइड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा -3, -1 एंड 2, और ये वाली टर्म जो है वो नेगेटिव है, तो लेफ्ट साइड पर आएगी तो पॉजिटिव आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी, -5, 5 एंड 6। तो देखें आपने OC निकाल लिया, OC आ गया आपके पास -3, -5, -8, -1 + 5 4 हो जाएगा, और 2 + 6 8 हो जाएगा। और यू कैन राइट इन कार्टेशियन फॉर्म -8i + 4j + 8k, ठीक है जी। ये वेक्टर आ गया। अब इसकी हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप जो है वो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो -8 का स्क्वायर 64 बेटा, ये कैलकुलेशन प्लीज मुझे जल्दी से करके दें। 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। जल्दी से OC की मैग्नीट्यूड जरा मुझे बताइए, नॉट इन डेसिमल, आप अंडरवुड के अंदर अगर आ रहा है तो अंडरवुड के अंदर बता दीजिए, जैसे आ रहा है वैसे बता दीजिए। इज गोइंग टू बी 12, ओके। तो ये आपके पास 12 आ गया। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ठीक है, OC की मैग्नीट्यूड, सॉरी OC का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर इज -8 I + 4j + 8k एंड डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ जाएगा OC वेक्टर 8 डिवाइड बाय 12, तो मेरे ख्याल में 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 करके अलग कर दें, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 अलग कर दें, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, इसे सेपरेट कर दें। तो आप देखें मैंने इजीली जो है वो इसका यूनिट वेक्टर मालूम कर लिया, ठीक है। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो विदाउट डायग्राम वाले मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो आप इस लेक्चर के बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वो सारे के सारे आप लोग घर में विदाउट डायग्राम वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब बताइए यहां तक काफी है या और करवाऊं बेटा, शाबाश बताइए। और करने का मूड है तो और करते हैं, कोई मसला नहीं है। काफी है ना सफ़ान, सफ़ान को नहीं पढ़ने वाला, बस जल्दी से सर, बस ऑफ सर 5 मिनट, ठीक है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसकी PDF में भेज दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, हैवी लेक्चर तो था, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको ना प्रैक्टिस जरूर करके आइएगा, सारा पढ़कर आइएगा, क्योंकि अगली दफा भी मैं क्वेश्चंस ही करवाऊंगा और कोशिश करूंगा अब मैं डायग्राम वाले क्वेश्चंस के आपको करवाऊं, ठीक है। तो ये आप देंगे। कुर्बान बिल्कुल सही है, ऑनलाइन में वाकई में मैं ज्यादा पढ़ा लेता हूँ। इसकी वजह ये है कि बहुत सारी चीजें मेरे पास ऑर्गेनाइज होती हैं यहाँ पर पहले से ना, और कॉलेज में मसला ये आता है, कभी प्रोजेक्टर नहीं चल रहा, कभी कोई बच्चे नहीं आ रहे, कभी कहीं है, ये सब चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, तो एक एक बच्चा अलग अलग होता है, तो वो हो जाता है, ठीक है। यस, ऑनलाइन इज बेटर अगर आप सीरियस हैं तो, वरना तो ये बड़ा मुश्किल है। और आपका नेट वगैरह अच्छा चल रहा है तो इस वाकई में मुझे अंदाजा हो रहा है कि मैं बहुत तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा ले रहा हूँ एज कम्पेयर टू फिजिकल। फिजिकल में ये भी प्रॉब्लम होती है, भाई बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा है, ये है वो है,
सब चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि हर बच्चा इंडिविजुअल होता है अपने-अपने घर में तो मसला नहीं होता, ठीक है? और ऑनलाइन में बिल्कुल रिकैप बहुत आसानी से हो जाता है। देखें सारे लेक्चर्स आपके पास वीडियो फॉर्म में हैं।